चलो देखो बेटा, कल हम लोगों ने टॉपिक किया था थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में। पहली यूनिट करी थी हम लोगों ने मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अब आज करेंगे यूनिट 2, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल। हेडिंग लिखिए, यूनिट 2, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन। सबसे पहले इसमें लिखिए कंसेप्ट 1। इसमें लिखेंगे हम लोग मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। लिखिए, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स defined as the assumption on the basis of which financial statement of a business entity are prepared आगे लिखिए, सेकंड पॉइंट, द वर्ड concept means an idea or an idea which has universal application. An idea which has universal application. आगे लिखिए, थर्ड पॉइंट, द अकाउंटिंग कंसेप्ट are the foundation on the basis of which accounting principle are formulated. Accounting principles are formulated. आगे लिखेंगे कंसेप्ट 2, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कंसेप्ट 2, अकाउंटिंग प्रिंसिपल लिखिए इसमें,
accounting principle are a body of doctrine commonly associated with the theory and procedure of accounting, serving as an explanation of current practices and as guide for selection of convention or procedure where alternative exist. Where alternative exist. आगे लिखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल must satisfy following condition. Accounting principle must satisfy following condition. There should be real assumption, they must be simple, understandable, and explanatory. They should be followed consistently, they should be able to reflect future prediction, they should be informational, for user, और कंसेप्ट 3 लिखेंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशन कंसेप्ट 3 लिखेंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशन लिखिए इसमें, accounting convention
emerged out of accounting practices commonly known as accounting principle. और फिर लिखेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस can be used interchangeably. आगे लिखिएगा कंसेप्ट 4 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग concepts, principles, and convention. सबसे पहले इसमें लिखेंगे एंटिटी टाइप 1 है एंटिटी कंसेप्ट. टाइप 1 है एंटिटी कंसेप्ट. लिखिए एंटिटी कंसेप्ट states that business enterprise is separate identity apart from its owner. टाइप 2 मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इसमें लिखिए एज पर दिस कंसेप्ट only those transactions which can be measured in terms of money are recorded. In terms of money are recorded. एक और लिखोगे फिर एक्सप्लेन करूंगा. टाइप 3 पीरियोडिसिटी कंसेप्ट.
टाइप 3 है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। लिखिए इसमें, दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज डिफाइंड डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड। Periodicity concept facilitates in comparing of financial statement over different period, uniform and consistent accounting treatment for ascertaining the profit and assets of business matching periodic revenues with expenditure for getting correct results. For getting correct result. कॉपी हो गया? चलो अब सब लोग स्क्रीन पे देखो बेटा। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की आज हम लोग सेकेंड यूनिट यहां पे करने जा रहे हैं। बताऊं? हो गया ना सबका? चलो अब समझो जरा, लिखना बंद करिए, अब सामने देखिए। देखो चैप्टर का नाम है हम लोगों के बेटा सेकेंड यूनिट ये अकाउंट। कल पढ़ा था मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। मैंने बताया था ये सब मिला के 5 से 10 नंबर का एग्जाम में पूछते हैं। तो कल एक यूनिट करी थी, आज दूसरी यूनिट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट, कन्वेंशन एंड प्रिंसिपल। अब ये क्या चीज है देखिए। तो हम लोगों ने यहां पे लिखा सबसे पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। अब समझो बेटा, देखो अब ध्यान से मेरी बात सुना। देखो अभी मैं जब पहले शुरू करूंगा तो कंसेप्ट अलग बताऊंगा, प्रिंसिपल अलग बताऊंगा, कन्वेंशन अलग बताऊंगा। मैं कहूंगा ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। जब तीनों हम लोग पढ़ लेते हैं तो फिर कहा जाता है अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन कैन बी यूज इंटरचेंजेबली। मतलब
पहले तीनों को अलग अलग पढ़ोगे, कंसेप्ट का मतलब कुछ और होगा, कन्वेंशन का मतलब कुछ और होगा, प्रिंसिपल का मतलब कुछ और होगा। लेकिन आगे चल के क्या होता है, इन तीनों को हम लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। मतलब प्रिंसिपल को कंसेप्ट बोल सकते हो, प्रिंसिपल को कंसेप्ट, कंसेप्ट को कन्वेंशन एंड सो ऑन। समझ आई बात? तो अब ये है क्या, देखिए जरा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट और कन्वेंशन। चलो सबसे पहले बताने जा रहा हूं ये तीनों क्या चीज है। चलो मुझे फटाफट बताना सब लोग, बताओ बेटा। राम ने 1 लाख रुपए लगा के अपना बिजनेस शुरू किया, एंट्री बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, किसकी बुक में? राम की बुक में या बिजनेस की बुक में? बिजनेस की बुक में। अच्छा, बिजनेस की बुक में, ठीक है। अब बताना, ये बिजनेस की बुक हो गई। राम ने इसमें से 10,000 निकाल लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, क्या एंट्री बनेगी? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होगा। 10,000 निकाल लिया, अच्छा चलो ये एंट्री हो गई। ये एक बात आपने बताया। दूसरा बताओ, मशीन खरीदने की एंट्री, मशीन खरीदने की एंट्री, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। मान लो 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी गई, 2 लाख रुपए की, तो ये हो गया। अच्छा बेटा, मशीन को अपने कारखाने तक लाने का जो किराया दिया, उसकी क्या एंट्री होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू, उसको इंस्टॉल कराया, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, वही होगी, ठीक है, वही होगी। अब सुनो बेटा, अब खूब ध्यान से मेरी बात सुना, देखो यहीं से बात आती है। देखो अभी बताओ, अकाउंट तो अपने इंडिया में, मतलब इंडियन अप्रोच में 3 ही अकाउंट होते हैं, एक रियल, एक पर्सनल और एक नॉमिनल। उसके हिसाब से मशीन को लाने का ये जो किराया लगा, इट इज नॉमिनल। बोलो, तो इसकी एंट्री होनी क्या चाहिए थी? फ्रेट डेबिट टू कैश होनी चाहिए थी। फिर नॉमिनल अकाउंट सब एट द एंड ऑफ द ईयर पीएल में जाते हैं, तो आगे एंट्री होनी चाहिए थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फ्रेट, होनी चाहिए थी कि नहीं? लेकिन वो नहीं हुई, हुई मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या हुआ है, एंट्री पढ़ पढ़ के आपको आदत हो गई है, ये चीजें आपको पता है। अब देखो बेटा, ये सब रियल पर्सनल में नहीं लिखा है, ये जो एंट्रीज हैं ये इस चैप्टर में लिखा है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशन और प्रिंसिपल में। जब हम लोग एंट्री कर रहे होते हैं, जब हम लोग कोई भी जर्नल एंट्री करते हैं, तो उसमें रियल, पर्सनल, नॉमिनल के अलावा ये कंसेप्ट्स भी लग रहे होते हैं। समझ आया? अब इसके नाम से आपको आज तक पढ़ाया नहीं गया, कहीं ना कहीं बातें सारी आपको पता है, बस वो रिलेट नहीं हो पाता, हमें नहीं पता है कि इस नाम का कोई कंसेप्ट भी है। समझ में आई बात? जैसे यहां देखो, आपने कहा राम ने पैसे लगा के बिजनेस शुरू किए, तो मुझे एक बात बताओ, राम का ही तो बिजनेस है, बोलिए, राम का ही तो बिजनेस है, फिर राम अलग क्यों हो जाता है और बिजनेस अलग क्यों हो जाता है? क्यों अलग हो जाता है? इस चैप्टर की वजह से। किसकी वजह से? ये जो चैप्टर अभी पढ़ने जा रहे हो, यहां पे पहला ही कंसेप्ट पढ़ना है, एंटिटी कंसेप्ट। क्या पढ़ना है? एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि व्यापार अलग है, व्यापारी अलग है। समझ आई बात? लेकिन जब आपने पहली बार ये एंट्री पढ़ी तो आपको बता दिया गया बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, कंसेप्ट का नाम नहीं बताया गया, तो एंट्री आपको आती है, वो कहां जाके कनेक्ट हो रहा है वो नहीं समझ आता। समझ आई बात? तो अब बताओ, 2 मिनट के लिए सोचो, व्यापार अलग है, व्यापारी अलग है, ये रियल, पर्सनल, नॉमिनल में थोड़े ना लिखा हुआ है, फिर ये कहां से बातें आ जाती हैं? तो ये कहां से आता है? इस चैप्टर से। तो जब भी देखो, हम लोग के सिलेबस, अभी मैंने एंट्री नहीं पढ़ाई, एंट्री पढ़ने से पहले ही ये सब बातें आप पढ़ ले रहे हो, जिससे ये जाके मैं आपको कनेक्ट करके बता पाऊं ये चीज यहां से जाके रिलेट हो रही है। समझ आई बात? तो रियल, पर्सनल और नॉमिनल में तो कुछ रूल्स है ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, वो 2-3 रूल हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। ये सब और जो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये सब कहां लिखी हुई हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, कंसेप्ट्स में और कन्वेंशन में। समझ आई बात? अगली बात सुनो, बताओ, हम लोग का बैलेंस शीट किस डेट पे बनती है? 31 मार्च। कभी सोचा क्या जरूरत है 12 महीने पे ही बनाने की? हम लोग को आदत लग गई है, 12 महीने पे होता है। उस पे ये पीरियोडिसिटी कंसेप्ट है जो आखिरी में लिखो, ये कहता है एक पीरियड की ही बैलेंस शीट बननी चाहिए। समझ आया? एक पीरियड का खर्चा उसी में लिख लेना चाहिए, तभी हम लोग का कोई आउटस्टैंडिंग होता है, बकाया, भले हमने पेमेंट नहीं करी है तब भी हम उसको लिख लेते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। समझ में आई बात?
तो इन्हीं का जानते सब हो कहीं ना कहीं, धीरे धीरे मुझे बस उसको रिलेट कराना है। अब समझ में आया क्या पढ़ने जा रहे हो? हमने जो आज तक एंट्रीज करी, अच्छा और सुनो, अगर आप में से किसी ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला चैप्टर पढ़ा है तो, हालांकि अभी यहां भी पढ़ोगे, अब उसमें याद करो एक होता था एरर ऑफ प्रिंसिपल, होता था। वो क्या होता है, जिसको ये चैप्टर नहीं पता अब वो एंट्री करने बैठ गया तो वो सारी गलती करेगा एरर ऑफ प्रिंसिपल, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल। समझ आए? अब ये बताओ मुझे, मशीन को खरीद के कारखाने तक लाने का किराया मशीन में जुड़ेगा, ये बात रियल पर्सनल नॉमिनल में थोड़े ना लिखी हुई है। समझ आई बात बेटा? तो अगर किसी को अकाउंटिंग के प्रिंसिपल नहीं पता है तो वो तो यही एंट्री करेगा ना, फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश, बोलो। और फिर फ्रेट कहां डाल देगा? पीएल में, जबकि फ्रेट जाना कहां चाहिए? बैलेंस शीट में। समझ आया ना? तो जिसको इस चैप्टर की जानकारी नहीं होती है वो खाली रियल पर्सनल नॉमिनल के रूल से एंट्री करने बैठ जाता है, तो उससे जितनी गलतियां होती हैं वो क्या होती है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। आई बात समझ में? तो यही चैप्टर, अब एरर ऑफ प्रिंसिपल वहां चल के पढ़ेंगे। अब तो ये चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो, बताओ अब एक बेस बन गया क्या है ये चैप्टर? चलो अब ये देखिए क्या है, यहां पे एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। पहले एक एक करके पढ़ते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखो यहां हमने लिखा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स डिफाइंड एज assumption ऑन द बेसिस ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटिटी आर प्रिपेयर्ड। बेटा अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? इधर देखो, वो अजम्पशन जिसके बेसिस पे किसी बिजनेस एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। क्या बोला मैंने? अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है? वो फाइनेंशियल अजम्पशन जिसके बेसिस पे किसी भी एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, वो क्या है? वही अजम्पशन क्या है? अकाउंटिंग कंसेप्ट। समझ आ रही बात? अच्छा नहीं समझ में आई होगी तो वैसे सुनो। चलो बताओ, कल 7 बजे सुबह क्लास होगी, आओगे सब लोग? सुबह 7 बजे क्लास होगी, आओगे? अब आपने सोच लिया कि कल आपकी तबीयत ठीक रहेगी, मेरी ठीक रहेगी, ये अजम्पशन ली हमने। बताओ बेटा, कल कोई हॉलीडे नहीं हो जाएगी तो हम एज्यूम करके आपने कह दिया ना कि हम रहेंगे यहां पे। तो जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम एज्यूम करके चलते हैं। ऐसे ही सोचो, आप प्रीपेड आउटस्टैंडिंग लिख लेते हो अपनी बैलेंस शीट में, तो आउटस्टैंडिंग अपने पास लिख लेते हो तो इसका आउटस्टैंडिंग होता क्या है? जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग, जो हमने नहीं दिया तो हम ये मान लेते हैं अगले साल हम भी रहेंगे, हमारा व्यापार भी रहेगा और हमारे पास पैसे भी रहेंगे कि हम इसको दे पाएंगे। समझ आई बात? अजम्पशन लेते हो कि नहीं? ये मानते हुए आप लिख लेते हो। बोले बेटा समझ आ रही बात? इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का, तो आपने ये मान लिया कि अगले साल व्यापार रहेगा, जब व्यापार ही नहीं रहेगा तो काहे का ओपनिंग स्टॉक। समझ आई बात? तो वो अजम्पशन जिसके बेसिस पे हमने आज तक अकाउंटिंग करी उसी को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। कोई डाउट? बताओ फिर से, व्हाट आर द अकाउंटिंग अजम्पशन? What are the accounting concepts? The assumption on the basis of which financial statements are prepared is known as accounting concepts. कोई डाउट? आगे बढ़ूं? अगला सुनो। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? मेरी तरफ देखिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? चलो फटाफट बताओ, डेप्रिसिएशन के मेथड बताओ जल्दी से। पहला एसएलएम, चलो दूसरा रिटन डाउन वैल्यू। ठीक है, चलो दो से ही काम चला लेते हैं, 2 मेथड हैं। अब ये बताओ कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है? इन दोनों में अच्छा कौन सा है? इन दोनों में अच्छा कौन सा है? ध्यान से मेरी बात सुनो बेटा, इन दोनों में अच्छा कौन सा है? अब सुनो, दोनों अच्छे हैं। क्या है? अगर एक अच्छा होता तो एक ही पढ़ाया जाता ना आपको, फिर दोनों काहे पढ़ते हो? बोलो। ठीक है, एसएलएम मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन एक बराबर आता है। तो अगर किसी की मशीन ऐसी है कि उसका सेट है, वो इतने यूनिट बनाएगा साल भर में, तो एसएलएम लगाएगा। बोलिए, समझ आई बात? दोनों अच्छे हैं। कोई बुरा होता तो आपको ना पढ़ाया जाता ना। गुडविल निकालने के मेथड बताओ, गुडविल निकालने का। सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन, एन्युटी मेथड, कितने सारे पढ़ रखे थे। अब ये बताओ, सब अच्छे हैं ना, कोई खराब होता तो आपको पढ़ाया ही ना जाता। इसका मतलब सब बढ़िया है। तो अब एक समस्या हो गई, क्या? कि अगर हम गुडविल निकालने जाएं तो हम किस मेथड पे जाएं? कंफ्यूजन है। हम डेप्रिसिएशन लगाना चाहें तो हम किस मेथड पे जाएं? देयर आर वेरियस मेथड्स। समझ आ रही बात बेटा?
तो जब ऐसी परिस्थिति में आप फंस जाते हो कि आपके पास कई चॉइसेस हैं किसी एक काम को करने की, तो आपको जो सलाह देता है कि आप किधर जाओ वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ो, ये आपको सजेस्ट करेगा कि इस मेथड पे जाओ। आई बात समझ में? चलो बताओ अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या था? वो अकाउंटिंग अजम्पशन जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हो? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अगला बताओ अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? जब किसी एक चीज की अकाउंटिंग करने के वेरियस मेथड हैं, तो हमें कैसे पता चले कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है? ठीक है, तो हमें कौन हेल्प करेगा? तो हमें ये हेल्प करता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ये कहता है यहां पे नीचे कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, कहते हैं सारे मेथड में ये चेक करके अप्लाई करके देख लो, जिसमें ये फिट होती हो वही मेथड सबसे अच्छा हो। समझ आए? ठीक है, तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब बताओ, ये देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, पढ़िएगा। Accounting principles are the body of doctrine commonly associated with the theory and procedure of accounting, serving as explanation of current practices as a guide of selection of convention and procedure where alternative exist। जहां कई सारे alternative exist करते हैं, वहां कैसे हम सेलेक्ट करें किसी एक को, उसके लिए गाइड है हमारे लिए क्या? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। समझ में है? अब ये क्या कहता है? ये कहता है इतनी बातें चेक कर लो, इतनी बातें चेक कर लो, जिस मेथड में ये सब पूरी होती हो वही सबसे अच्छा मेथड है। जैसे मान लो SLM, WDV या गुडविल निकालने के कई तरीके हो गए। कहते हैं जिसकी अजम्पशन रियल हो वो बढ़िया मेथड है। क्या बेटा? जिसकी अजम्पशन रियल हो वो बढ़िया मेथड है। जैसे अब एग्जांपल सुनो, इधर मेरी तरफ देखो, कुछ लिखना नहीं है। बताओ, जैसे मान लो ये बॉटल है बेटा, ये बॉटल खरीदी तो पहले इसकी वैल्यू इतनी थी, फर्स्ट ईयर ये डेप्रिशिएट हुई, फर्स्ट ईयर मान लो इतने से डेप्रिशिएट हो गई, तो अब ये बची है, अब इसमें से डेप्रिशिएट होगी ना। ये अजम्पशन कौन लेता है? WDV मेथड। कौन लेता है? SLM नहीं लेता है। SLM बार बार किससे डेप्रिशिएट करेगा? पूरा। तो अब रियल अजम्पशन किसकी ज्यादा अच्छी है? WDV की। इस वजह से कौन बढ़िया ज्यादा माना जाता है? रिटन डाउन वैल्यू। आ रही बात समझ में? अच्छा, दूसरा सुनो, दे मस्ट बी सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी। कहते हैं वो ऐसे हो मेथड कि वो सिंपल हो, अंडरस्टैंडेबल हो और एक्सप्लेनेटरी हो। आप जैसे अपनी अकाउंटिंग करो, आम जनता की समझ में भी तो आए। कोई आपकी बैलेंस शीट पढ़ के आपका शेयर खरीदना चाहता है तो वो समझ भी तो पाए क्या किए हो इसमें। फिर आगे बेटा, दे शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। एक बार हम जो मेथड लगा देते हैं उसी मेथड के साथ हम लोग कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, उसी मेथड के साथ हम लोग कंटिन्यू रहते हैं बेटा। तो दे शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। ये कहता है वो मेथड बढ़िया है जिसमें अजम्पशन रियल हो, जो सिंपल, अंडरस्टैंडेबल और एक्सप्लेनेटरी हो, जो कंसिस्टेंटली फॉलो किया जा सके। दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शन, जिससे फ्यूचर की प्रेडिक्शन रिफ्लेक्ट हो पाए, और वो इंफॉर्मेशनल हो यूजर को। जिसमें ये चार कंडीशन पूरी हो वो मेथड सबसे अच्छा है। चलो बताओ फिर से एक बार, व्हाट आर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल? बोलिए। Those accounting assumptions on the basis of which financial statement are prepared is known as accounting। ठीक है, अगला बताओ अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है बेटा? अगर कहीं किसी अकाउंटिंग करने के हमारे पास कई ऑल्टरनेटिव हैं, तो हम किस ऑल्टरनेटिव पे जाएं उसके बारे में कौन हमें सजेस्ट करता है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। वो क्या कहता है? उस ऑल्टरनेटिव में जाओ जिसकी अजम्पशन रियल हो, उस ऑल्टरनेटिव पे जाओ जो सिंपल, अंडरस्टैंडेबल, एक्सप्लेनेटरी हो, जो कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाए, जो फ्यूचर को रिफ्लेक्ट कर पाए और जो इंफॉर्मेशनल हो सबके लिए, उस पे जाओ, वही सबसे अच्छा है। समझ आ रही बात? बताओ, दोनों क्लियर हुआ? आगे लास्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है बेटा? अकाउंटिंग कन्वेंशन, खूब ध्यान से सुनना तब समझ में आएगा। देखो, कन्वेंशन का मतलब होता है प्रथा। क्या होता है? अब प्रथा मतलब प्रथा का कोई लॉजिक नहीं होता। देखो, ठीक है, प्रथा का कोई लॉजिक नहीं होता। जैसे मान लो कि होली पे सब रंग खेलते हैं, दिवाली पे पटाखे जलाते हैं, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना। खुशी मनाने के कई तरीके हैं, बताओ बेटा, लेकिन उसमें कोई लॉजिक नहीं है। समझ आई बात? तो वैसे ये कन्वेंशन है। जैसे अकाउंट में डेबिट लेफ्ट में ही क्यों होता है, राइट में क्यों नहीं चला जाता? दैट इज अ कन्वेंशन। कुछ चीजें पहले से फॉलो हो रही हैं, वो हम अभी तक फॉलो करते हैं। एंट्री के नीचे ही नरेशन क्यों लिखते हैं, ऊपर क्यों नहीं लिख देते? तो वो कन्वेंशन है।
उसका कोई लॉजिक नहीं है, समझ आया ना। जो चीज बहुत ज्यादा टाइम तक फॉलो की जाती है वो एक प्रथा हो जाती है, समझ आया। तो वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो ज्यादा दिन तक फॉलो किए जाते हैं वो कन्वेंशन बन जाते हैं। जैसे WDV SLM में कौन सा ज्यादा रियलिस्टिक हुआ? तो अब ये एक प्रथा हो गई है कि ज्यादातर क्या लगता है? WDV। जब SLM लगाना होता है तो हम लोग को अटपटा लगता है। आई बात समझ बेटा? तो ऐसे इसको बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है, पढ़ो, लिखा है अकाउंटिंग कन्वेंशन इमर्ज आउट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस कॉमनली यूज्ड एट अकाउंट। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉमनली यूज होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशन। चलो अब तीनों बताओ फिर से एक बार। व्हाट आर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स? The assumptions on the basis of which financial statements are prepared is known as accounting principle. What ये हो गया वो अकाउंटिंग कंसेप्ट, ठीक है। अब इसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? जैसे हमें गुडविल निकालनी है, कई मेथड है। डेप्रिसिएशन लगाना है, बहुत सारे मेथड्स हैं। बोलो बेटा। स्टॉक को लिखना है तो कॉस्ट पे भी लिख सकते हैं, NRV पे भी लिख सकते हैं। किस पे लिखें? स्टॉक को रिकॉर्ड करना है तो लीफो, फीफो, वेटेड एवरेज, 3 मेथड है। हम किस पे जाएं? विच वन इज बेटर? तो उसके बारे में कौन सजेस्ट करेगा हमें? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आई बात समझ में? दिस इज अ गाइड विच सजेस्ट अबाउट द मेथड्स ऑफ पॉलिसीज ऑफ अकाउंटिंग। और आखिरी में अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब क्या हुआ? वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो कॉमनली फॉलो किए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशन। पहले बताओ तीनों समझ में आ गया क्या होते हैं? अब देखो बेटा, अभी इतनी देर तक मैंने पढ़ाया आपको, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यही आपकी बुक में लिखा है। जब तीनों पढ़ लिए हो, अब आपकी बुक में लिखा है तीनों एक ही है। कहते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। जहां मुझे कंसेप्ट बोलना है वहां मैं प्रिंसिपल या कन्वेंशन कुछ भी यूज कर सकता हूं। बात समझ में आई? और ये देखो, इसके बाद हमने टाइप पढ़ना शुरू कर दिया। तो ये जो टाइप पढ़ रहे हो ये किसका किसका टाइप हुआ? प्रिंसिपल का भी, कंसेप्ट का भी और कन्वेंशन का भी, तीनों का टाइप हुआ। बोलो ठीक है। चलो अब पहला, ध्यान से एकदम सुनिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है, एकदम आसान। तो अब देखो बहुत सारे इसके टाइप हैं, एक एक करके सुनते हैं। पहला टाइप क्या है? स्क्रीन पे देखिए, बताइए पहला टाइप क्या है? एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, अब सुनो। जैसे उसमें कंपनी की डेफिनेशन जब पढ़ते हो तो पढ़ते हो सेपरेट लीगल एंटिटी, वही वाला एंटिटी है। तो ये एंटिटी क्या बोलता है? कहता है बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेसमैन। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। समझ आया ना? तो इसी से हम लोग वो एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल या ड्रॉइंग डेबिट टू कैश। हम ये एंट्री जो पास करते हैं, व्यापार अलग है और व्यापारी अलग है। और देखो नोटिस करना, बताओ ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलता है? बोलो जल्दी से, क्या मिलता है? कहां जाएगा? PL से क्या मिलेगा? कहां जाएगा? बैलेंस शीट में कहां? कैपिटल में ऐड होगा। ठीक है, बताओ कैपिटल क्या होती है? जितने पैसे लगा के बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस शुरू किया था वही क्या है? कैपिटल है। बोलो बेटा। अब इधर देखो स्क्रीन पे, अब क्या हुआ? इतने पैसे लगा के बिजनेस शुरू किया गया, फिर बिजनेस ने ये कमाया, तो जो बिजनेस ने कमाया वो बिजनेस में ही लगा दिया गया। कैपिटल में ऐड करने का मतलब क्या हुआ? कैपिटल बढ़ गई ना, दैट इज इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस बिकॉज बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेसमैन। एक भी पैसे इसमें से बिजनेसमैन ले ले तो क्या हो जाएगा? फिर वो ड्राइंग कही जाएगी। समझ आया? इस कंसेप्ट की वजह से हम लोग ऐसा करते हैं। समझ आ रही बात? बिजनेस की बुक्स अलग बनती हैं, बिजनेसमैन की बुक्स अलग बनती हैं, बिकॉज बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेसमैन। कोई डाउट? आगे बढ़े। अगला सुनो, ये हो गया दूसरा। दूसरे नाम पढ़िए, दूसरे वाले का नाम क्या है? पढ़िए सब लोग, क्या है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ठीक है बेटा, अब कल भी ये बात बताई थी। बताओ, हमारा अकाउंट उसी चीज को रिकग्नाइज करता है। क्या बोला हमने? हमारा अकाउंट उसी चीज को रिकग्नाइज का मतलब कोई बताएगा? अकाउंट में पहचान का मतलब एंट्री करना। अकाउंट में पहचानने का मतलब, जब मैं अकाउंट वाली क्लास में बोलूं रिकग्नाइज करना, मतलब एंट्री बनाना। इनिशियल रिकग्निशन पहली बार एंट्री, सब्सीक्वेंट रिकग्निशन दोबारा से एंट्री। समझ आई बात? जैसे मशीन खरीदते हो तो पहली बार क्या एंट्री होती है? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। सब्सीक्वेंट रिकग्निशन, आगे क्या होगा? मशीन खराब होगी तो रिपेयर होगी या डेप्रिशिएट होगी, तो वो सब्सीक्वेंट। आई
चलो बताओ, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ? अकाउंट में हम लोग उसी चीज की एंट्री करेंगे जिसको हम लोग पैसे में मेजर कर सकते हैं, उसी की एंट्री होगी। जिसको पैसे में मेजर नहीं कर पाएंगे उसकी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, बताओ पहला कंसेप्ट क्या था? एंटिटी कंसेप्ट। क्या उसका मतलब हुआ? बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेसमैन। फिर मनी मेजरमेंट का कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ? अकाउंट में उसी की एंट्री हो सकती है विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, आगे बेटा, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। कौन सा? देखो, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट की वजह से ही हम लोग एक फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग करते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर की। ये क्या कहता है? इधर देखिए, ये कहता है एक पीरियड की अकाउंटिंग करो, दूसरे पीरियड की, तीसरे पीरियड की। जब करेंगे तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ना कि बिजनेस बढ़ रहा है कि बिजनेस घट रहा है। तो उस पीरियड का नाम क्या रखा गया? या तो फाइनेंशियल ईयर या तो कैलेंडर ईयर। कोई कोई कैलेंडर पे चलता है, कोई कोई फाइनेंशियल। मतलब हम लोग के क्वेश्चंस में प्रैक्टिकली कौन सा लगता है? फाइनेंशियल ईयर, है ना? तो ये होता है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट की वजह से। वो कहता है जब भी अकाउंटिंग करो तब भी किसकी करो? एक पीरियड की करो। बात समझ में नहीं है? इसी वजह से हम लोग ऐसे करते हैं। देखो मेरी तरफ, इसीलिए ऐसे करते हैं। जैसे हम यहां की अकाउंटिंग कर रहे हैं, यहां की अकाउंटिंग, तो जब यहां के फाइनल स्टेट अकाउंट्स बनाते हैं तो अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो भी लिख लेंगे, जबकि वो तो दिया ही नहीं गया है। अब इस साल नहीं दिया है तो कब दोगे? अगले साल दोगे ना। बोलो बेटा। फिर भी हम कहां लिख लेते हैं? यहीं लिख लेते हैं, जिससे यहां के सब खर्चे यहां लिख लिए जाएं, अगले साल के अगले में लिख लिए जाएं, तभी तो दोनों कंपेयर हो पाएंगे। समझ आए? दिस कंसेप्ट इज नोन एज पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। तो ये देखो यहां पे हम लोगों ने लिखा, दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज डेफिनेट अकाउंटिंग पीरियड। Periodicity concept facilitate in comparing financial statement over different period, uniform and consistent accounting treatment for ascertaining profit and assets and matching periodic revenue with expenditure। कह रहे हैं अगर एक एक पीरियड का लिखते चले जाओगे तो अपने रेवेन्यू को, यहां की आमदनी को यहां से कंपेयर कर पाओगे, यहां के खर्चे को यहां से कंपेयर कर पाओगे, यहां के एसेट को यहां से कंपेयर कर पाओगे, है ना? तो इसलिए हम लोग जब भी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो पूरे एक साल का उसमें डेटा होता है। बोलो, तीनों समझ में आ गया? क्या क्या पढ़ा अभी तक? अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कन्वेंशन, और क्या क्या पढ़ा? एंटिटी कंसेप्ट, अगला मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अगला पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। ठीक है, अगला है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। चलिए अगला लिखिए, अक्रूवल कंसेप्ट, टाइप 4। टाइप 4 अक्रूवल कंसेप्ट लिखिए। अंडर अक्रूवल कंसेप्ट, द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन and other event are recognized on mercantile basis when they occur ब्रैकेट में लिखना वेदर पेड और नॉट, एंड दे आर recorded in accounting records in accounting records। अगला लिखेंगे टाइप 5 मैचिंग कंसेप्ट। टाइप 5 मैचिंग कंसेप्ट लिखिए। इन दिस concept all expenses
matched with the revenue of that period should only be taken in consideration आगे पढ़िए। मैचिंग के बाद एक और लिख लो, फिर समझाता हूं। टाइप 6 गोइंग कंसर्न। टाइप 6 गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसमें लिखिए द फाइनेंशियल स्टेटमेंट are normally prepared on the assumption that an enterprise is a going concern and will continue its operation in foreseeable future। ठीक है, स्क्रीन पे देखिए। तो अब आपने ये 3 कंसेप्ट लिखे, कॉपी हो गया? लिखो अच्छे। चलो देखो स्क्रीन पे, देखिए बेटा। अब ये 3 कंसेप्ट हम लोगों ने लिखे, एक अक्रूवल, मैचिंग और गोइंग कंसर्न। अब चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अक्रूवल, स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले अक्रूवल। अब ये अक्रूवल कंसेप्ट क्या है? देखो बेटा, अकाउंटिंग करने के 3 तरीके होते हैं। अकाउंटिंग करने के 3 मेथड होते हैं। पहला कैश बेसिस, दूसरा अक्रूवल बेसिस और तीसरा हाइब्रिड बेसिस। क्या बताया मैंने? कितने कितने? कैश, अक्रूवल और हाइब्रिड। अब ये क्या क्या है? पहला कैश सुनो। जैसे मान लो हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट ऐसे बनाएं कि जब पेमेंट करें तो ही लिखें। कैश बेसिस का यही मतलब हुआ ना, कोई इनकम तभी लिखें जब हमें मिल जाए, नहीं तो ना लिखें। तो ये तरीका कौन सा हो गया? कैश बेसिस। कौन सा हो गया? ठीक है। अब अगला अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस ये है कि एक अक्रूवल बेसिस का मतलब बेटा कि किसी एक पीरियड का खर्चा चाहे हमने दिया या नहीं दिया उससे मतलब नहीं है,
वेदर पेड और नॉट, इफ इट इज अक्रू देन इट इज रिकॉर्डेड। अगर वो अक्रू हो गया है तो क्या करोगे, लिख लोगे उसको। जैसे मान लो सैलरी कब देते हो किसी को, 1 महीने काम कराने के बाद अगले महीने ना, बोलो बेटा। तो अब बताओ, अप्रैल वाली मई में, मई वाली जून में, जून वाली जुलाई में, जुलाई वाली अगस्त में, ऐसे बढ़ते बढ़ते मार्च वाली सैलरी कब मिलेगी, अप्रैल में मिलेगी। मार्च वाली कब पे करोगे, लेकिन जब मार्च में उसने काम कर लिया तो 31 मार्च को अब उसकी सैलरी बनती है ना देने को, तो वो अक्रू हो गई। इसका मतलब हो गया अक्रू हो गई। आई बात समझ में? तो क्या करना चाहिए, वो हमको लिख लेना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब लिखते हैं, ये किसकी वजह से लिखते हैं, अक्रूवल बेसिस की वजह से। किसकी वजह से? कोई इनकम चाहे हमें मिली या नहीं मिली, अगर हमने अपना काम कर दिया है तो हमें लिख लेना चाहिए। कौन बोलता है, अक्रूवल कंसेप्ट। कोई खर्चे हमने दिए या नहीं दिए उससे मतलब नहीं है, अगर वो ड्यू हो गया है तो वो हमें रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। दिस इज नोन एज अक्रूवल कंसेप्ट। समझ आई बात? तो अच्छा, तो यही ग्लोबली एक्सेप्टेड है, इसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों? कैश बेसिस पे होता क्या है, कोई तुरंत थोड़े ना पैसा देता है। बिजनेस किस पे चलता है, उधार पे। बोलो बेटा, मैं आपसे माल खरीदूंगा, उसको बेचूंगा, जब पैसा मिलेगा तो आपकी पेमेंट करूंगा, अगला माल लाऊंगा तो पिछले की पेमेंट करूंगा। बिजनेस ऐसे चलता है ना। अब कैश बेसिस पे लिखने चले तब तो हो चुका, तब तो सब एक ही में मिक्स हो जाएंगे ना। इस साल का खर्चा अगले साल में जाएगा, अगले साल वाला उसके अगले में जाएगा, तो ऐसे एक एक ईयर का अलग अलग नहीं हो पाएगा ना। तो इसको बोलते हैं अक्रूवल कंसेप्ट। अब बताइए व्हाट इज अक्रूवल कंसेप्ट, पढ़िएगा जरा। कहते हैं अंडर अक्रूवल कंसेप्ट द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड अदर इवेंट आर रिकग्नाइज्ड ऑन मर्केंटाइल बेसिस। मर्केंटाइल का मतलब हुआ कैश पे मत ध्यान दो कि पे हुआ कि नहीं हुआ, ड्यू हो गया तो लिख लो। when they occur whether paid or not, जैसे ही ऑकर हुआ है तुरंत क्या करना चाहिए, उसको लिख लेना चाहिए। whether paid or not खर्चे के मामले में, इनकम के मामले में whether received or not, and they are recorded in the accounting records, उसको हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में लिख लेना चाहिए। बोलो अक्रूवल का मतलब समझ में क्या है, बताओ। कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंस जब ड्यू होगा तो ही लिख लिया जाएगा। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि उसकी पेमेंट हुई या नहीं, उसका कलेक्शन हुआ या नहीं। समझ में? अगला सुनिए, मैचिंग कंसेप्ट। कौन सा बेटा? मैचिंग कंसेप्ट। अब खूब ध्यान से सुनना, बताओ इधर देखिए। मैंने एक मैचिंग कंसेप्ट क्या है वो सुनना। पीएल की क्रेडिट में क्या क्या आता है, मेरी तरफ देखो। पीएल की क्रेडिट में क्या आता है, इनकम। क्या आता है, डेबिट में क्या आता है, एक्सपेंस। ये बेटा मैचिंग कंसेप्ट की वजह से आता है। किसकी वजह से? मैचिंग कंसेप्ट की वजह से। जैसे बताओ, खूब ध्यान से सुनना। मैंने कोई एक ट्रक खरीदा और वो ट्रक किसी कहीं पे उसको मैंने किसी फैक्ट्री में उसको अटैच करा दिया, वो लोग उसको यूज करते हैं, मुझे रेंट देते हैं। तो अब क्या होगा, एक तरफ ट्रक डेप्रिसिएट होगा, बोलो, और दूसरी तरफ उसी ट्रक से मुझे इनकम आएगी। तो इनकम एक तरफ लिखेंगे, उसका खर्चा एक तरफ लिखेंगे, तब पता चलेगा ना कि उससे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। मान लो कमाया उससे 2 लाख, डेप्रिसिएशन हुआ 80,000 का, 80,000 का, तो 1,20,000 कमा लिया ना उससे। तो ये मैचिंग कंसेप्ट है। मैचिंग कंसेप्ट क्या है, ऐसे समझ लो, जैसे आप अपनी शर्ट को पैंट से मैच कराते हो ना, बोलो बेटा। तो ठीक वैसे यहां क्या है, अकाउंट में हम अपनी इनकम को अपने खर्चों से मैच कराते हैं, तो पता चलता है कि मुनाफा हुआ कि नुकसान हुआ। दिस इज कॉल्ड मैचिंग कंसेप्ट। बात समझ में आई? ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट। अब पढ़ो जरा इसमें क्या लिखा है। अच्छा, इन दिस कंसेप्ट ऑल एक्सपेंसेस मैच्ड विद रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। एक साल के खर्चे उसी साल की कमाई से मैच करे जाएंगे। समझ आए बेटा? तो पीएल एक एक साल का ही तो बनता है। क्रेडिट में क्या लिखते हो, खर्च, इनकम। डेबिट में क्या लिखते हो, एक्सपेंसेस। दोनों को मैच कराते हो तो या तो प्रॉफिट निकल के आता है या तो लॉस निकल के आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। आई बात समझ में? बोलिए। अगला, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या नाम है, बोलो। गोइंग कंसर्न। अब ये क्या चीज है, सुनिएगा। गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है, चलो बताओ। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक, अगले साल का ओपनिंग स्टॉक, इस साल का बैलेंस सीडी, अगले साल का। ये गोइंग कंसर्न की वजह से होता है। किसकी वजह से? गोइंग कंसर्न ये मान के चलता है
कि फोरसीएबल फ्यूचर में हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करेगा। क्या बोला मैंने? फोरसीएबल फ्यूचर में हमारे बिजनेस ऑपरेशन कंटिन्यू रहेंगे। ये बताओ, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग तभी बनेगा जब अगले साल व्यापार रहेगा ना। अभी अभी बोला था थोड़ी देर पहले। तो अगर आप ये लिखते हो तो किसकी वजह से? गोइंग कंसर्न की वजह से। किसकी वजह से? गोइंग कंसर्न क्या है? जैसे कंपनीज एक्ट में पढ़ते हो, मेंबर्स कम एंड गो बट द कंपनी एग्जिस्ट। पढ़ते हो ना, कंपनी इज अ परपेचुअल एंटिटी। तो बस ये सब वही चीज है, यहीं से वो भी डेफिनेशंस बनाई गई हैं। गोइंग कंसर्न का मतलब, गोइंग कंसर्न का मतलब फोरसीएबल फ्यूचर में हमारा बिजनेस रहेगा। क्या टेक्निकल वर्ड मैंने यूज किया? फोरसीएबल फ्यूचर का मतलब अपकमिंग 12 मंथ। क्या इसका मतलब हुआ? अपकमिंग 12 मंथ, अगले 12 महीने में हमारा बिजनेस रहेगा। तो हम लोग ओपनिंग और क्लोजिंग को ओपनिंग बना लेते हैं, सीडी को बीडी बना लेते हैं। समझ आई बात बेटा? तो ये हम लोग करते हैं गोइंग कंसर्न की वजह से। बोलो सबको ठीक है? समझ में आई बात? अच्छा, अब शायद कल वाली क्लास में तो लोग को बताया भी था मैंने, अब आज फिर से इसके साथ सुनो तो और समझ में आएगा। क्या कहा था मैंने? विजय माल्या को 3 साल पहले ऑडिटर्स ने कह दिया था कि तुम अक्रूवल छोड़ो, कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करो। कल बोला था। तो अक्रूवल का मतलब क्या था? कि जो तुम्हारा बकाया है, पता नहीं तुम अगले साल रहोगे भी कि नहीं रहोगे, जब रहोगे तब ना पैसा दोगे। समझ आया? तो उनको कहा तुम गोइंग कंसर्न छोड़ो। क्या छोड़ दें? कहते हैं लिक्विडेशन पे आ जाओ। किस पे? तुम इस साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग मत बनाओ, पता नहीं अगले साल तुम्हारा बिजनेस रहेगा कि नहीं रहेगा। आई बात समझ में? तो ये है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। चलो अब रिवाइज करो फटाफट। बताओ, सबसे पहले एंटिटी कंसेप्ट में क्या पढ़ा? बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर, अकाउंट्स में उसी की एंट्री होगी विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन टर्म्स ऑफ। हम जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो एक पर्टिकुलर पीरियड की अकाउंटिंग करेंगे। उसी पीरियड का नाम क्या रख दिया है? कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। जनरली होता क्या है? फाइनेंशियल ईयर। फिर बेटा अक्रूवल कंसेप्ट, कोई भी इनकम कोई भी एक्सपेंस जब ड्यू होगा तो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। हम इस बात का इंतजार नहीं करेंगे कि उसकी पेमेंट हुई कि नहीं, वो मिला कि नहीं। व्हेन ड्यू देन इट इज रिकॉर्डेड। आगे मैचिंग कंसेप्ट, all expenses of a particular period are matched with income of that particular period to know profit and loss. Going concern concept क्या assume करके चलता है? In foreseeable future our business will exist. Foreseeable future का मतलब क्या हुआ? Upcoming 12 month. आगे लिखो cost concept type 7. Type 7 कॉस्ट कंसेप्ट। लिखो बेटा, बाई दिस कंसेप्ट द वैल्यू ऑफ एन एसेट is to be determined on the basis of historical cost. आगे लिखिए टाइप 7 रियलाइजेशन कंसेप्ट। टाइप 8 रियलाइजेशन कंसेप्ट। लिखिए इट क्लोजली फॉलोज कॉस्ट कंसेप्ट, एनी चेंज in value of asset is to be recorded when business realizes it. When business realizes it. Type 9
डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट लिखिए, दिस कंसेप्ट is the core of double entry bookkeeping, every transaction or event has two aspects. Every transaction or event has two aspects. डन बेटा? आइए देखिए अब नेक्स्ट देखो, अब ये तीनों पढ़ो। पहला है कॉस्ट कंसेप्ट। क्या चीज? चलो अब बताओ, मेरी तरफ देखिए। लैंड खरीदने की एंट्री, फटाफट बताओ। लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश। अच्छा बताओ, 10 लाख की लैंड खरीदी मान लो 5 साल पहले, तो लैंड किस वैल्यू पे लिखी जाएगी बैलेंस शीट में? हमने 10 लाख की लैंड खरीदी, 10 लाख की लैंड खरीदी आज, ठीक है। अब बताओ लैंड कितने पे लिखेंगे? 10 लाख पे। अगले साल लैंड तो डेप्रिसिएट होती ही नहीं, उसके अगले साल, उसके अगले साल, हमेशा 10 लाख। समझ आए? बिकॉज ऑफ कॉस्ट कंसेप्ट। किसकी वजह से? ये कहता है किसी भी चीज को जब लिखेंगे तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखेंगे। किस पे लिखेंगे? जबकि जमीन की वैल्यू तो हर साल बढ़ रही है ना बेटा, समझ आए? लेकिन ये कहता है उसको जब भी लिखेंगे तो किस पे लिखेंगे? हिस्टोरिकल कंसेप्ट पे। पढ़ना, लिखा है बाय दिस कंसेप्ट द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। किसी भी एसेट की वैल्यू लिखी जाएगी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, करंट प्राइस पे नहीं, करंट कॉस्ट पे नहीं। कहते हैं करंट पे तब लिखो जब रियलाइज हो जाए। जब रियलाइज मतलब बिक जाए, समझ आए? रियलाइज मतलब जब बिक जाए। ये देखो क्या लिखा है, इट क्लोजली फॉलोज कॉस्ट कंसेप्ट। एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ एसेट, किसी भी एसेट की वैल्यू का चेंज इज टू बी रिकॉर्डेड, तब रिकॉर्ड करेंगे व्हेन बिजनेस रियलाइजेज इट, जब बिजनेस उसको रियलाइज कर ले, कैश में आ जाए। समझ आई बात? जैसे लो एग्जांपल सुनो, देखो यहां मैंने यहां जमीन खरीदी तो मैंने एंट्री बना दी लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने 10 लाख की यहां जमीन खरीद ली। अब 1 2 3 4 साल निकल गए, यहां जमीन हो चुकी है 20 लाख की। अब अगर इसको 20 लाख पे लेके आना है तो अपने पास एक ही कंसेप्ट है, रिवैल्यू कर लो। क्या कर लो? रिवैल्यू कर ले। मैं इसको जानबूझ के 25 कर देता हूं, ठीक है। 10 पहले से लिखी हुई है, 15 लाख से और लिख दे, रिवैल्यू हो जाएगी। तो क्या लिखोगे आप? लिखोगे फिर से लैंड अकाउंट डेबिट 15 लाख और टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। बोलो बेटा 15 लाख। अब ये बताओ जमीन तो वही है, कहीं से 15 लाख नगद थोड़े ना मिल गया। जब जब जमीन बिकेगी तब ना पैसा आएगा। तो हमारा अकाउंट कहता है इसको तब लिखो जब ये रियलाइज हो जाए, जब ये रियलाइज हो। इसीलिए देखो हम लोग रिवैल्यू नहीं करते। क्या होता था पार्टनरशिप में, जब कोई नया पार्टनर आता था, मतलब ओकेजनली ऐसा कभी कभार काम होता है, आ रही बात समझ में? जनरली हम रिवैल्यू नहीं करते बिकॉज ऑफ रियलाइजेशन कंसेप्ट एंड कॉस्ट कंसेप्ट। अब फिर से बताओ कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? कोई भी एसेट किस कॉस्ट पे लिखा जाएगा? और रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या बोलता है? किसी भी एसेट की कीमत में जो चेंजेस हुए उसको हम लोग कब लिखेंगे? उसको तब लिखेंगे जब वो रियलाइज हो जाएगा, ठीक है। अगला डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अभी सब लोग जानते हो एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट। बोलो बेटा, हम लोग डबल एंट्री पास करते हैं ना बिकॉज ऑफ
डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये कहता है कि जब भी कोई चीज लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा, जब भी कोई चीज लिखा जाएगा तो वो डबल एंट्री में लिखा जाएगा। एक डेबिट पे क्या होगा, एक क्रेडिट होगा। समझ आ रही बात? जैसे सुनो, किसी महीने के एक्सपेंसेस आप अपने लिखना शुरू कर दो, किसी महीने के एक्सपेंसेस। तो नोटिस करो, जब हम लोग लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, इतने पैसे यहां खर्च हुए, इतने यहां, इतने यहां। हम ये नहीं लिखते किससे माल खरीदा। बोलो, अगर कोई चीज खरीदे हो, मान लो अपने लिए एक मोबाइल खरीदा, तो आप लिख दोगे कि मोबाइल खरीदा इतने का। लेकिन अकाउंट में ये भी लिखते हैं किससे खरीदा, नगद खरीदा कि उधार खरीदा। बोलो बेटा, आई बात समझ में? तो वो क्या है, डुअल एस्पेक्ट। जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, जब भी लिखते हैं तो एक एस्पेक्ट लिखते हैं, दूसरा नहीं लिखते। बताओ, समझ आई बात? तो किसकी वजह से होता है, डुअल एस्पेक्ट की वजह से। किसकी वजह से? चलो अगला लिखो, कंजर्वेटिज्म, टाइप 10। लिखिए, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। लिखिए, कंजर्वेटिज्म states that the accountant should not anticipate income and should provide for all possible losses. ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में लिखिए, फॉर दिस कंसेप्ट देयर शुड बी at least 3 qualitative characteristic of financial statement prudence, neutrality, faithful presentation. Faithful presentation. Type 11, consistency. देखिए, in order to achieve comparability of financial statement of an enterprise through time, the accounting policies are followed
consistently from one period to other. ये फर्स्ट पॉइंट है. सेकंड में लिखेंगे एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी is made only in certain and exceptional circumstances. थर्ड पॉइंट में लिखेंगे एन एंटरप्राइज शुड चेंज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी in following circumstances. पहला, when there is changes in law, changes in accounting standard, for true and fair and better presentation. For true and fair and better presentation. चलो स्क्रीन पे देखिए बेटा. देखो अब आपने लिखा उसके बाद कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट और कंसिस्टेंसी. अब जरा एक एक करके देखो. पहले कंजर्वेटिज्म क्या है, क्या नाम है इसका बताओ कंसेप्ट का, टाइप 10 का. सुनिए, कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है हम लोग फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को लिख लेंगे, इनकम को नहीं लिखेंगे. कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब हुआ, प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट रिकॉग्नाइज फ्यूचर इनकम. क्या बोला मैंने बेटा, कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब हुआ, प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट रिकॉग्नाइज फ्यूचर इनकम. समझ आई बात. देखो अब ध्यान से मेरी बात सुनना. बताओ मुझे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कहां लिखी जाती है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कहां लिखी जाती है, बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में कहां लिखी जाती है. कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती क्या है, वो लायबिलिटी जो हम पे आ सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी. जैसे ध्यान से सुनना, किसी कंपनी पे, ये देखो मान लो ये एक्स लिमिटेड नाम की कोई कंपनी थी, मिस्टर ए ने कंपनी पे केस कर दिया, इन्होंने प्रोडक्ट अच्छा नहीं दिया है. अब कंपनी का एडवोकेट आके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताता है कि ऐसा है हम लोग केस हार जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है.
ठीक है, अभी श्योर नहीं, लेकिन उसको लगता है कि केस हार जाएंगे और इसको कंपनसेशन देना पड़ेगा 1 लाख का। तो ये लाइबिलिटी फ्यूचर में अराइज हो सकती है ना एक्स लिमिटेड पे। बोलो बेटा। तो हमारा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है तुरंत इसको लिखो। अगर ये कंफर्म नहीं है तो इसको बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में लिखो, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी 1 लाख। आई बात समझ में? अगर ये निश्चित नहीं है और इसके होने के चांसेस बहुत रेयर हैं तो कहां लिखो? बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में। कहां लिखें? और जब इसके चांसेस बढ़ गए और कंफर्म नहीं हुआ है और बढ़ गए तो इसकी प्रोविजन बना लो। क्या करें? प्रोविजन बना लो। और जब कंफर्म हो गया तो ये लाइबिलिटी हो गई, तब इसको बैलेंस शीट में लिख लो। तो देयर आर 3 स्टेजेस। पहला कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, और उससे करीब आएगा तो प्रोविजन बन जाएगा, और करीब आएगा तो लाइबिलिटी हो जाएगी। समझ आई बात? तो ये हम लोग लिख लेते हैं। पहले बताओ कहानी ये समझ में आई कि नहीं आई? अब इसका उल्टा बताऊंगा तब समझ में आएगा। अब ये बताओ, इसको तो हम लोगों ने लिख लिया। अब एक बात बताओ, ऐसे भी तो हो सकता है, देखना, एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड से कोई केस चल रहा था, ठीक है। अब एक्स लिमिटेड का एडवोकेट आके बताता है कि हम लोग केस जीत जाएंगे और उसमें 2 लाख रुपए मिलेगा, तो इट इज अ कॉन्टिजेंट एसेट। बोलो बेटा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अब इसको लिखने का अपने अकाउंट में कोई सिस्टम ही नहीं है। कहते हैं डू नॉट रिकॉग्नाइज फ्यूचर इनकम, भविष्य में होने वाली इनकम लिखी ही नहीं जाएगी, जब मिल जाए तो लिखो। आई बात समझ में? तो ना कॉन्टिजेंट एसेट कुछ कहीं लिखा जाता है, कॉन्टिजेंट एसेट होता है लेकिन उसको कहीं लिखा ही नहीं जाता। समझ आए? अकाउंट उसमें क्या है, लाइबिलिटी में बहुत रिमोट चांसेस हैं, रेयर, तो बोलेंगे कॉन्टिजेंट। और बढ़ा तो प्रोविजन बनवा लेंगे, कंफर्म हो गया लाइबिलिटी बना देंगे। यहां कहते हैं बहुत दूर के चांसेस हैं और बढ़ा, उसे कोई मतलब नहीं, जब मिल जाए तो लिखो, बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। समझ आई बात? क्या लिखा है, पढ़ो। कंजर्वेटिज्म स्टेट्स दैट अकाउंटेंट शुड नॉट एंटिसिपेट इनकम, कह रहे हैं अपनी इनकम का अंदाजा मत लगाओ, बट शुड प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस, लेकिन खर्चों का अंदाजा लगा के उसको आज ही लिख लो, जिससे बिजनेस में स्टेबिलिटी रहे। अब आप बताओ, किसी भविष्य में होने वाले खर्चे के लिए आप अभी से तैयार रहोगे तो फिर बिजनेस में कोई भी अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे ना। हम तो पहले ही तैयार हैं, और इनकम के लिए तैयार रहने की जरूरत ही क्या है। आगे पढ़ो। फॉर दिस कंसेप्ट देयर शुड बी एटलीस्ट 3 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारा कंसेप्ट कहता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, ट्रेडिंग पीएल एंड 3 कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी और फेथफुल प्रेजेंटेशन। क्या क्या बोलो? प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी और फेथफुल प्रेजेंटेशन, ये 3 चीजें होनी चाहिए। ये क्या है तीनों, मैं एक एक करके बताता हूं। देखो, प्रूडेंस अभी बेटा अगली हेडिंग में आने वाला है, इसलिए प्रूडेंस नहीं बता रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद जो हेडिंग लिखने वाले हैं उसमें प्रूडेंस आएगा, तो प्रूडेंस अभी नहीं बता रहा हूं। ये देखो, न्यूट्रलिटी बताता हूं। न्यूट्रलिटी मतलब हमें बायस होके अकाउंटिंग नहीं करनी चाहिए। क्या बोला मैंने? बायस होके अकाउंटिंग नहीं, वो न्यूट्रल होना चाहिए। जो अकाउंटिंग का तरीका है वही लिखो। बायस होने का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई प्रोविजन 1% की लग रही है, आप उसको बढ़ा के 5% लिखो, तो ऐसे मत करो। फ्यूचर में होने वाले खर्चे लिखो, एंटिसिपेट करो, लेकिन उतना ही जितनी जरूरत है। फेथफुल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। और अगला फेथफुल प्रेजेंटेशन। क्या चीज? अब सुनो, इधर देखिए, सत्यम नाम की एक कंपनी थी, बंद हो गई है, जानते हो उसके बारे में? 2 भाई मिलके चलाते थे, आईटी सेक्टर की कंपनी थी, अभी दोनों अंदर है। अब सुनो, क्यों अंदर है? फेथफुल प्रेजेंटेशन नहीं करी। क्या नहीं किया? क्या किया उन लोगों ने? बैलेंस शीट में विंडो ड्रेसिंग कर दी, बैलेंस शीट बहुत अच्छी बना दी, ठीक है। अब ये बताओ, किसी की बैलेंस शीट वेबसाइट पे देख लो, बहुत अच्छी है, हकीकत में क्या है कैसे पता चलेगा? बैलेंस शीट में चीजें कहां से आई होंगी? लेजर से। कहां से? लेजर में कहां से आई होगी? ट्रायल से। लेजर में कहां से आई होगी? जर्नल से। जर्नल में कहां से आई होगी? बाउचर से। बोलो, समझ आया? तो उसका ऑडिट करवाया गया। जैसे तुम लोग अभी आगे ऑडिट करने जाओगे, ऑडिट में क्या देखते हैं हम लोग? जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है, कहते हैं 4 करोड़ में बना के तैयार किया, ठीक है। अब तो 4 करोड़ पे कहां लिखी होगी? बैलेंस शीट में लिखी होगी। तो या तो बिल्डिंग 4 करोड़ में खरीदी हो तो उसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, रजिस्ट्री होगी उसकी, उसमें लिखा हो 4 करोड़, ठीक है। नहीं तो बनी है, खुद ही बनवाया है तो ठेकेदार को पेमेंट किया होगा। बोलो बेटा, 4 करोड़ यहां लिखा है तो 4 करोड़ का लेजर होगा,
लेजर का जर्नल होगा। अब घपले अगर लगेंगे तो कहेंगे अब चलो जर्नल में चीजें कहां से आती हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट से। बचपन से क्या पढ़ा है, किससे? सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता था? कैश मेमो, रिसीट, वाउचर होता था। तो कहेंगे 4 करोड़ का माल आया है तो रसीदें कटी होंगी, दिखाओ। समझ आया? अब घपले किए होंगे तो एक एक रसीद में 5-5 कटिंग मिलती है, नहीं रसीद ही गायब होगी, मिलेगी ही नहीं। तो वहीं से कंफर्म हो जाता है सब इधर उधर कर रखा है। आई बात समझ में? तो जैसे हम लोग अकाउंटिंग करते हैं उसी का उल्टा चेक होता है। आप कैसे चेक करते हो अकाउंटिंग करते हो? पहले वाउचर बनेगा, फिर एंट्री, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल, फिर फाइनल अकाउंट। अब जो चेक करने आएगा पहले क्या चेक करेगा? फाइनल अकाउंट। फिर उसके बाद इसमें नहीं संतुष्ट हुआ तो किसमें आ गया? ट्रायल में। ट्रायल से क्या देखा? लेजर, लेजर से जर्नल, जर्नल से फिर सोर्स डॉक्यूमेंट पे आ गए। आई बात समझ में? तो उल्टा हम लोग चेक करते हैं। जैसे मान लो किसी बिजनेसमैन ने लिख दिया हमारे पास कार है इतने की, कार कहाँ है? चलो दिखाओ, ये है कार। चलो ये इतने की है, कितने पे खरीदा इसको? तो बताएंगे इतने पे खरीदा। रसीद दिखाओ, कहेंगे रसीद खो गई। ठीक है, जहां से खरीदा उसके यहां ले चलो। आई बात समझ में? तभी तो चेक हो पाएगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? ये न्यूट्रलिटी। तो मैं ये बता रहा था, फेथफुल प्रेजेंटेशन। अब सुनो, सत्यम में दोनों भाइयों ने क्या किया था? उन्होंने डेटर दिखाए बढ़ा के। देखो समझना, लोन ले लिया ज्यादा तो लाइबिलिटी बढ़ गई, बोलो बेटा। अब वो पैसे बिजनेस में लगाए नहीं, खुद पे नहीं खर्च कर मारे, तो अब लाइबिलिटी बढ़ गई, एसेट है नहीं, तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी। अरे बैलेंस शीट कैसे मैच करती है? जैसे पैसा लगा के व्यापार शुरू करते हो तो इधर कैश आता है, इधर कैपिटल आ जाती है, मैच हो रहा है। बोलो, अब वो पैसा अपने घर लेके चले जाओगे तो कहां से मैच करेगा? तो उन्होंने लोन लिया और बिजनेस में लगाया नहीं, अपने ऊपर खर्च कर मारा। अब इधर एसेट कम पड़ रहा था तो क्या किया? डेटर दिखा दिया। क्या दिखा दिया? अब वो कहते हैं डेटर को तो हम ही माल बेच रहे हैं, तो हम जानते हैं, चेकिंग होगी बहुत करेंगे, रसीद चेक करेंगे, बना देंगे फर्जी। चलो ठीक है, 1 साल बनाया, 2 साल बनाया, 3 साल बनाया, लेकिन बस वो कमी रह गई। क्या? अब उनके 3 साल तक डेटर वही रह गए। बताओ जरा, डेटर क्या होता है? कितने दिन में डेटर पैसा देता है? विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। अरे डेटर क्या है? करंट एसेट की फिक्स एसेट। तो कितने दिन में पैसा दे देना चाहिए? 12 महीने में। नहीं देगा तो बैड डेट हो जाएगा। अब वहीं से पकड़ में आना शुरू हो गया। कौन सा तुम्हारा डेटर है 3 साल से पैसा नहीं दे रहा, तुम बैड डेट भी नहीं कर रहे हो? आई बस समझ? तुमने केस क्यों नहीं किया? अगर 12 महीने में पैसे नहीं दे रहा, मुकदमा करना चाहिए, कोर्ट में जाएगा, इंसॉल्वेंट होगा या पैसा देगा, वटेवर। तो वहीं से पकड़ में आया। ये शुरुआत थी, और भी तमाम सारी चीजें थी। समझ आई बात? तो उन्होंने क्या किया था? फेथफुल प्रेजेंटेशन नहीं किया था। अब बैठ गया दिमाग में? समझ आया? तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट क्या बोलता है? वी शुड प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस बट वी शुड नॉट रिकॉग्नाइज फ्यूचर इनकम, और देयर शुड बी 3 कैरेक्टरिस्टिक इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला उल्टा पढ़ो, फेथफुल प्रेजेंटेशन। दूसरा न्यूट्रलिटी। तीसरा प्रूडेंस। प्रूडेंस अभी बताऊंगा। इधर आओ। अब कंसिस्टेंसी क्या चीज लिखा है? चलो फटाफट बताओ। डेप्रिसिएशन लगाने का मेथड जल्दी से, चलो बताओ क्या क्या। चलो मैं बताता हूं। देखो अब ऐसे सब लोग ध्यान से सुनना, स्क्रीन पे देखो, इधर देखो बेटा। मैंने यहां एक मशीन खरीदी, पहले साल स्ट्रेट लाइन मेथड लगाया, फिर रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगाया, फिर प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड लगाया, फिर डेप्लीशन मेथड लगा दिया, फिर इसमें हम अलग अलग मेथड हम लोग लगाते चले गए। तो अब ऐसे लगाते चले गए। अब मैंने कहा सारे मेथड बच्चों को पढ़ाए जाते हैं तो सब मेथड बढ़िया होंगे। आई बात समझ में? है तो सभी डेप्रिसिएशन निकालने के मेथड ना। तो हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है ऐसे नहीं चलेगा, यू शुड बी कंसिस्टेंट विद वन मेथड। समझ आई बात? कहते हैं जब यहां पहली बार डेप्रिसिएशन लगाने की सोचो तो सोच समझ लो, जो मेथड एक बार लगा दोगे बदलने नहीं देंगे। अगर पहले साल एसएम लगाया तो अगले साल भी क्या होगा? एसएलएम, उसके बाद भी एसएलएम, उसके बाद भी एसएलएम। दिस इज नोन एज कंसिस्टेंसी। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, जरा सोचो। देखो मान लो 11th क्लास में आपको जो मार्कशीट मिले उसमें ग्रेड हो और 12th में नंबर दे रखे हो, तो कैसे कंपेयर होगा? नहीं हो पाएगा ना, है तो दोनों ही नंबर। बोलो बेटा, कंसिस्टेंसी होना चाहिए ना, तब फिर क्लियर हो पाएगा। तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है यू शुड बी कंसिस्टेंट विद वन अकाउंटिंग पॉलिसी। एक बार जो अडॉप्ट कर लिया तो चेंज नहीं करने देंगे। समझ बात आई कि नहीं आई? ठीक है, अब फिर बोलो यहां तक क्लियर है? एक बार जो मेथड लगा दिया वो चेंज होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा कुछ विशेष परिस्थितियों में चेंज करने देंगे। वो 3 परिस्थितियां हैं ये। क्या क्या? पहला कहते हैं व्हेन देयर इज चेंजेस इन लॉ,
क्या क्या बोला मैंने? व्हेन देयर इज चेंजेस इन, कहते हैं अगर लॉ में कोई चेंज आ गया तो हम चेंज करने देंगे, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंज आ गया तो हम चेंज करने देंगे, और ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन के लिए, चलो मैं एक एक करके बताता हूं, अब ध्यान से सुनना तब समझ में आएगा। देखो, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कोई चेंज आया, यहां से मैं शुरू करने जा रहा हूं। देखो बेटा, चलो फिर से बताओ, एक बार जो अकाउंटिंग पॉलिसी लगा ली उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं? नहीं कर सकते, ठीक है, पहले यही बोलोगे। कुछ 3 सिचुएशंस हैं, उसी में वो चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में? तो कभी भी पूछा जाए कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो सकती है या नहीं, तो पहला आंसर होगा नहीं। फिर उसके बाद बताएंगे देयर आर 3 सिचुएशंस अंडर विच वी कैन चेंज आवर अकाउंटिंग पॉलिसी। क्या क्या? पहला, व्हेन देयर इज चेंजेस इन लॉ। क्या चीज बेटा? व्हेन देयर इज चेंजेस इन। अब ये क्या है? देखो बेटा, हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं, खूब ध्यान से मेरी बात सुनना, हम लोग जो अकाउंटिंग करते हैं लॉ के हिसाब से भी तो करते हैं। मैंने कितनी बार बताया तुम लोग को, 10 रुपए का शेयर 12 में इशू करते हो, 2 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है, ये कंपनीज एक्ट में लिखा है। बोलो, अब कंपनीज एक्ट में लिख दें उसको जर्नलिज्म भेज दो, तो भेज देंगे, हमको क्या करना है? समझ आई बात? तो अब जैसे मान लो SLM, WDB, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट, तमाम सारे मेथड है। अब मान लो कंपनीज एक्ट में आ गया कि हम WDB मेथड को नहीं मानते। एक सेकंड के लिए एक इमेजिनरी सिचुएशन ले लो, कंपनीज एक्ट किसको नहीं मानता? WDB को। तो कंपनी की जब अकाउंटिंग करोगे तो WDB नहीं लगा पाओगे ना। अब मान लो पिछले साल तक लगाया था, तो अब इस साल से बदलना पड़ जाएगा ना। समझ में आई बात? इसको बोलते हैं व्हेन देयर इज चेंजेस इन लॉ। पहला समझ में है? दूसरा क्या लिखा है? व्हेन देयर इज चेंजेस इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। चलो इधर देखो, देखो बेटा, हम लोगों के एसेट, ध्यान से देखिए, हम लोगों के जो फिक्स्ड एसेट हैं उस पे जो डेप्रिसिएशन लगती है वो लगती थी SLM और WDB मेथड से। किससे? कब? 30 मार्च 2016 तक। कब तक? 30 मार्च को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ने अपने चेंज किया और कहा एक मेथड और हम अप्रूव करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट मेथड। कौन सा मेथड? वो कहते हैं अगर कोई इससे करना चाहता है तो इससे भी करे। तो अब बताओ, 30 मार्च से पहले ये मेथड वैलिडेट ही नहीं था, तो सबको किससे करना था? इसी से। समझ आ रही बात? लेकिन जब ये मेथड आ गया तो कोई अगर ये लगा रहा है तो वो स्विच कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो इसको बोलते हैं व्हेन देयर इज चेंजेस इन एएस। डन। और आखिरी में फॉर ट्रू एंड फेयर एंड बेटर, न एएस बदला न लॉ बदला, आपने तब भी पॉलिसी बदल दी, तो सरकार कहती है हमें सेटिस्फाई करो, हमें लॉजिक्स दो, क्यों तुमने बदला, पिछले मेथड से क्या रिप्रेजेंट नहीं हो पाता था जो इससे हो जाता है। तो जब उनको हम अप्रूव कर पाएंगे तो ही हमारा चेंज इन पॉलिसी माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। समझ आई बात? अगला देखो, टाइप नंबर 12 कौन सा है भाई? 12 है ना, टाइप 12, मैटेरियलिटी। टाइप 12 है मैटेरियलिटी। लिखिए, ऑल मटीरियल इंफॉर्मेशन must be disclosed in financial statement. All material information must be disclosed in financial statement. लिख लिया? इसका क्या मतलब है? चलो समझते हैं जरा। ठीक है, देखो बेटा क्या लिखा है, जितनी मटेरियल इंफॉर्मेशन है वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होनी चाहिए। क्या डिस्क्लोज होना चाहिए बोलना जरा? मटेरियल इंफॉर्मेशन। अब ध्यान से सुनो, व्हाट इज मटेरियल? 2 वर्ड आते हैं, मटेरियल, इमैटेरियल। ठीक है, अब बताओ, किसी के लिए बेटा 1 लाख बड़ी रकम है, किसी के लिए 1 लाख कुछ भी नहीं है। बोलो, तो जिसके लिए कुछ नहीं है तो इमैटेरियल, जिसके लिए 1 लाख बड़ी चीज है तो मटेरियल। बात समझ आई? तो वो कंपनी की हैसियत पे डिपेंड करता है ना, कंपनी किस लेवल की है
तो जो मेटीरियल इंफॉर्मेशन है दैट शुड बी डिस्क्लोज इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो कहां दिखनी चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखनी चाहिए। न दिखाना वो सही नहीं है। मेटेरियलिटी कंसेप्ट ये बोलता है। बोलो बात समझ में आई? एक एग्जांपल सुनो तब समझ में आएगा। देखो देखो बेटा, पंजाब नेशनल बैंक ने नीरव मोदी को 1200 करोड़ की लेटर ऑफ क्रेडिट दिया था। वो क्या करता था? बाहर से डायमंड परचेज करता था, ठीक है, विदेश से। तो आप बताओ, बाहर से खरीदोगे तो बाहर पैसा नहीं दोगे तो कौन आके इंडिया में तुमसे पैसे लेके जाएगा? तो वो लोग बाहर वाले क्या करते हैं? लेटर ऑफ क्रेडिट मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कहते हैं वहां की तुम्हारे यहाँ की कोई बैंक हो वो लिख के दे दे कि अगर ये पैसा नहीं देंगे तो हम देंगे। तो बैंक तो कहीं भागेगा नहीं, हम बैंक से ले लेंगे। समझ आई बात? तो क्या हुआ, वो डायमंड परचेज करता था, पीएनबी उसकी गारंटी दिया करता था। अब पीएनबी को करना क्या होता है? एक लेटर ही तो लिखना है, लिख के दे देंगे। जब अगला नहीं देगा तब देना पड़ेगा ना, और उसका अच्छा खासा पैसे ले लेते हैं। तो 2-3 साल तक बढ़िया चलता रहा, फिर उसने पैसा नहीं दिया, अल्टीमेटली इनको देना पड़ा। अब 1200 करोड़ पीएनबी के लिए एक मटेरियल इंफॉर्मेशन थी, मटेरियल अमाउंट था। समझ आया? और क्या किया इन्होंने? बैंक गारंटी दी थी लेकिन उसको कहीं दिखाया भी नहीं, जबकि वो इन पे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी। क्या थी? जब वो नहीं दे पा रहा है सामने वाला तो तुम पे आएगा ना, तो इनको कहां दिखाना चाहिए था? पहले बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में, फिर प्रोविजन बनता, फिर वो लायबिलिटी हो जाती। नहीं दिखाया, अचानक से पता चला कि डिफॉल्ट हो गया, अब इनको पे करना पड़ेगा। समझ आई बात? तो उन्होंने इस कंसेप्ट को ओवररूल किया था। अब बैठ गया दिमाग में? दिस इज नोन एज मेटेरियलिटी कंसेप्ट। आगे लिखिए। कंसेप्ट नंबर 5, इसके टाइप्स हो गए, टाइप्स इतने ही थे। कंसेप्ट 5 लिखो। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, चलो देखो, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन लिखिए। देयर आर 3 फंडामेंटल accounting assumption there are 3 fundamental accounting assumption। पहला गोइंग कंसर्न, अगला कंसिस्टेंसी, अगला अक्रूवल। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल। कंसेप्ट 6, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला अंडरस्टैंडेबिलिटी, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, मैटेरियलिटी
faithful presentation, etc. ठीक है, स्क्रीन पे देखो। अब हमने लिखा फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। क्या लिखा बेटा? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। ये क्या है? जब अकाउंटिंग करी जाती है तो इस अजम्पशन के साथ करी जाती है। जब भी हम लोग अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो इन 3 अजम्पशन पे कर रहे होते हैं। पहला गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। तीनों पढ़ चुके हो। पहला गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है बेटा? अभी अभी बताया था ना, हमारा बिजनेस फोरसीएबल फ्यूचर में रहेगा, इसीलिए तो हम इस साल का क्लोजिंग अगले साल का बना देते हैं। कंसिस्टेंसी अभी पढ़े हो क्या? यू शुड बी कंसिस्टेंट विद योर वन अकाउंटिंग पॉलिसी। तीन ही परिस्थिति में चेंज कर सकते हो, व्हेन देयर आर चेंजेस इन लॉ, चेंजेस इन एज, ट्रू एंड फेयर एंड बेटर प्रेजेंटेशन। और अक्रूवल, अक्रूवल भी अभी अभी पढ़ा है। तो कभी भी एग्जाम में अक्सर ये पूछते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, क्या क्या बताओगे? पहला, दूसरा, तीसरा। और बेटा अब ये चीज नहीं आई, मैंने यहां छोड़ा था, देखो आया भी नहीं। प्रूडेंस यहां छोड़ दिया था ना, ठीक है? तो ये सुन लो, आगे आया नहीं। प्रूडेंस का मतलब डिक्शनरी में देखोगे तो मिलेगा समझदार। क्या मिलेगा? समझदार वही आदमी तो है जो भविष्य में होने वाले खर्चे के लिए तैयार रहे। समझ आए? तो प्रूडेंस का मतलब यही है, यू शुड प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इनकम। प्रूडेंस का मतलब यही है। समझ आए? तो अक्सर प्रूडेंस की जगह कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म की जगह प्रूडेंस हम लोग यूज कर लेते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। आगे अब क्या बचा? क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। बेटा जब भी हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं तो ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। क्या क्या? अंडरस्टैंडेबल हो, रेलिवेंस हो, जितनी जरूरी इंफॉर्मेशन है हो उसमें, रिलायबल हो, कंपेरेबल हो। कंपेरेबल कब होगा? जैसे पिछले साल बनाया था वैसे ही इस साल बनाया है ना। जैसे पिछले साल जिस मेथड से डेप्रिसिएशन लगाया, इस साल भी उसी से लगाया, तभी तो कंपेयर होगा। सारी मटेरियल इंफॉर्मेशन उसमें हो, फेथफुल प्रेजेंटेशन हो। तो ये सब हमारे पास क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। इस चैप्टर में इतना ही था, अभी यहीं तक करेंगे हम लोग।